हेलो एवरीवन। आज छोटे छोटे 3 सेक्शंस हम करेंगे बस लॉ में, जिनमें से पहला है सेक्शन 69। अच्छा, पता है जो सेक्शन 69 और सेक्शन 70 में आपको कराऊंगा ना, हमने पिछली क्लास में जो सेक्शन 68 किया था बायबैक का, ये दोनों सेक्शन उसी सेक्शन 68 बायबैक से ही रिलेटेड है। मतलब सेक्शन 69 और सेक्शन 70 दोनों सेक्शन 68 बायबैक का ही पार्ट है। क्या कहता है जरा एक बात सुनना। सेक्शन 69 ट्रांसफर टू सीआरआर। पता है यहां पर भी ना प्रोविजन वही वाला प्रोविजन है, यहां पर भी जो प्रोविजन आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 में था। क्या है जरा देखो, उसने कहा इफ बायबैक इज मेड आउट ऑफ। अच्छा याद करो, सेक्शन 68 में मैंने आपको बताया था बायबैक आप 3 सोर्सेस के थ्रू कर सकते हो। फ्री रिजर्व्स के थ्रू आप बायबैक कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू आप बायबैक कर सकते हो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के थ्रू आप बायबैक कर सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा, अगर आपने बायबैक फ्री रिजर्व्स में से किया है या सिक्योरिटीज प्रीमियम में से किया है तो उस केस में कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। आपको कुछ पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पर? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, सेम जैसे सेक्शन 55 में है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। अच्छा, कितना पैसा सीआरआर में जाएगा मुझे अपने आप बताओ। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक आउट ऑफ, कितना पैसा सीआरआर में जाएगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैसे करोगे इसका ट्रीटमेंट? वही सेम जैसे सेक्शन 55 में करते हो। क्या लिखोगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। सपोज 1 लाख रुपए के शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं। अच्छा, बायबैक या तो होगा आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, या बायबैक होगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। सपोज 30,000 रुपए के तो हमने इशू कर दिए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, इसका मतलब 70,000 रुपए का बायबैक हो रहा है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको 70,000 रुपए फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम में से ट्रांसफर करने पड़ेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है? आपने करा हुआ है फॉर इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 69 है। अच्छा, सेक्शन 70 हम एक और कर रहे हैं, ये भी बायबैक से ही रिलेटेड है। क्या कहता है जरा देखते हैं। अच्छा, सेक्शन 70 है प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। अब सुनो, पहला है डिफॉल्ट। तो याद रखना, आप बायबैक नहीं कर सकते अगर आपने डिफॉल्ट करा है डिपॉजिट्स के रिपेमेंट में या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में, डिबेंचर्स के रिडेम्पशन में या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में या उसके डिविडेंड के पेमेंट में, इक्विटी डिविडेंड के पेमेंट में, टर्म लोन के रीपेमेंट में या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में। अगर आपने डिफॉल्ट कमिट किया है तो आप बायबैक नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 70। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, नो प्रोहिबिशन इफ डिफॉल्ट इज मेड गुड। अच्छा मुझे सुनो, मैंने डिफॉल्ट तो करा लेकिन मैंने अपनी गलती को बाद में सुधार लिया, मतलब मैंने अपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा एक बार आपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया ना, और जिस दिन रेक्टिफाई किया है वहां से 3 साल निकल चुके हैं, तो जैसे ही 3 साल का पीरियड खत्म होगा यू आर एलिजिबल फॉर बायबैक। यानी मुझे एक बार बताओ, उन्होंने क्या कहा, आपने डिफॉल्ट करा, ठीक है, फिर आपने अपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करा, जिस दिन रेक्टिफाई करा वहां से 3 साल तक
आप बायबैक नहीं कर सकते। हाँ, रेक्टिफिकेशन की डेट से 3 साल अगर निकल चुके हैं तो 3 साल के बाद यू आर एलिजिबल फॉर बायबैक। अच्छा, आप बायबैक नहीं कर सकते अगर आपने सेक्शन 92 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है एनुअल रिटर्न के, सब आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपने सेक्शन 123 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अगर आपने सेक्शन 127 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करा है विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज, क्योंकि एक रूल होता है जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है, पढ़ेंगे आगे। अच्छा, अगर आपने सेक्शन 129 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते। और तीसरा, आप बायबैक नहीं कर सकते सब्सिडरी कंपनी के थ्रू या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू। तो ये आपका बायबैक कंप्लीट होता है सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70। और आज का हमारा लास्ट सेक्शन जो हम करेंगे वो आता है सेक्शन 72। किस चीज के बारे में है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सेक्शन 72, ठीक है, क्या कहता है देखना। अच्छा, सेक्शन 72 डील करता है विद नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। मैं आपको समझाता हूं अभी। पता है नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब हुआ? जैसे इमेजिन करो मैं कंपनी की कोई सिक्योरिटी खरीदता हूं, तो जब आप किसी कंपनी की सिक्योरिटी खरीदते हो ना तो आप एक फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म में ना एक जगह पे आपसे पूछा जाता है नॉमिनी। नॉमिनी मतलब कल को बाय चांस आपकी डेथ हो जाए तो वो सिक्योरिटी किसके नाम पे ट्रांसफर करी जाएगी, आपको नॉमिनी का नाम उस फॉर्म में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब सेक्शन 72 इसके रिगार्डिंग क्या कहता है देखना। सेक्शन 72 कहता है दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज वेदर पब्लिक और प्राइवेट। तो ये सेक्शन सारी कंपनी पे अप्लाई होगा, अब चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। अच्छा, दूसरी बात ऑप्शनल है। इसका मतलब एक बात क्लियर होती है, नॉमिनी का नाम एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, इट इज प्योरली ऑप्शनल। करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनेशन, नॉमिनी अपॉइंट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो सिक्योरिटीज का होल्डर होगा, मतलब जिसके नाम पे सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड होंगी वो नॉमिनी अपॉइंट करेगा। अच्छा, अगर सिक्योरिटी 2 या 2 से ज्यादा लोगों के नाम पे है तो उन्हें नॉमिनी कलेक्टिवली चुनना पड़ेगा, ठीक है। हु कैन बी अ नॉमिनी? कोई भी पर्सन नॉमिनी बन सकता है, इवन माइनर भी नॉमिनी बन सकता है। लेकिन अगर आप माइनर को नॉमिनी अपॉइंट करते हो ना तो उस केस में आपको गार्जियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा। देखो, हाउएवर सम अदर पर्सन, कौन होगा सम अदर पर्सन? मतलब लीगल गार्जियन। आपको एक लीगल गार्जियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके पास वो सिक्योरिटीज रहेंगी जब तक माइनर है। हां, एक बार वो मेजर बन जाएगा तो उसके बाद लीगल गार्जियन की जरूरत नहीं रहेगी। यानी लीगल गार्जियन की जरूरत सिर्फ तब तक है जब तक माइनर है। वंस ही बिकम्स मेजर, सिक्योरिटीज उसके नाम पे क्या हो जाती हैं? ट्रांसफर। अच्छा, नॉमिनेशन के लिए फॉर्म कौन सा होगा? SH13। नॉमिनेशन कब करना मेरे को एक बार बताओ। जरूरी है कि मैं नॉमिनी तभी अपॉइंट करूं जब मैं सिक्योरिटीज परचेज करूं? ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा है आप जब मर्जी चाहे एनी टाइम आप नॉमिनी क्या कर सकते हो? अपॉइंट। कैसे? बाय फिलिंग फॉर्म नंबर 13, SH13। अच्छा, क्या मैं नॉमिनी चेंज कर सकता हूं? वेरिएशन मतलब चेंज, नॉमिनी का नाम चेंज कर सकता हूं, या मैं नॉमिनी का नाम कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आपको फॉर्म नंबर SH14 फिलअप करना पड़ेगा। अच्छा, अगर होल्डर ऑफ सिक्योरिटी की डेथ हो जाए, जिसके नाम पे सिक्योरिटी रजिस्टर्ड थी उसकी डेथ हो जाए, तो याद रखना ऑल राइट्स एंड सिक्योरिटीज शैल वेस्ट इन नॉमिनी। तो जो राइट होल्डर के थे वही सारे राइट कौन एंजॉय करेगा? नॉमिनी एंजॉय करेगा। अगर जॉइंट होल्डर्स का केस है तो याद रखना नॉमिनी के पास सिक्योरिटी के राइट तभी आते हैं जब सारे जॉइंट होल्डर्स की क्या होती है? डेथ होती है। तो राइट शैल वेस्ट इन नॉमिनी इफ
ऑल जॉइंट होल्डर्स डाई, यानी याद रखना अगर एक सिक्योरिटी 2 या 2 से ज्यादा लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है तो एक के मरने से नॉमिनी के नाम पे वो सिक्योरिटी रजिस्टर्ड नहीं होती है। जब तक सारे लोग नहीं मरेंगे तब तक नॉमिनी उस सिक्योरिटी के राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता। तीसरा, नो पर्सन अदर देन नॉमिनी शैल हैव एनी राइट इन सिक्योरिटीज। ऑब्वियस सी बात है, नॉमिनी के अलावा कोई और पर्सन इन सिक्योरिटीज के राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा। सिर्फ कौन कर पाएगा? नॉमिनी कर पाएगा। ठीक है, तो छोटे से 3 सेक्शंस हमने डिस्कस करें, आज इतना ही करेंगे लॉ में। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।